लखनऊ शहर, सुबह का वक्त। निशा, मेरा टिफिन दो जल्दी, मुझे ऑफिस की देर हो रही है। नीरज ने अपना बैग और लैपटॉप उठाते हुए अपनी पत्नी निशा से कहा। जी बस 2 मिनट में आई। निशा का जवाब सुनकर नीरज ने कहा, कितनी भी जल्दी करो, देर हो ही जाती है। नीरज अपना बैग लेकर रसोई में चला गया तो देखा निशा उसका टिफिन पैक कर रही थी। नीरज निशा को मुस्कुराते हुए देखने लगा। निशा उसकी पत्नी, साड़ी का पल्लू कमर में खोचे हुए, बालों का जुड़ा बना हुआ, माथे पर बिखरी हुई 2 लटे, तेजी से चलते हुए उसके 2 हाथ, जिसमें उसने सोने का कड़ा और 4-4 लाल चूड़ियां पहनी हुई थी, माथे पर छोटी लाल बिंदी, कानों में छोटी छोटी सी झुमकी, गले में पतली सी चैन। कुल मिलाकर सुबह के समय हर भारतीय नारी ऐसे ही लगती है। निशा के अप्रितम सौंदर्य में वृद्धि कर रही थी। नीरज को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर निशा हड़बड़ा गई और उसको टिफिन देते हुए बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? नीरज ने उसके हाथों से टिफिन लेते हुए कहा, सुबह सुबह अपनी प्यारी पत्नी का चेहरा देख रहा हूँ, सारा दिन मेरा आज अच्छा जाएगा। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। उसकी बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रसोई का जल्दी से बाकी सारा काम समेटा और अपने सास ससुर के लिए नाश्ता लगाने लगी। बाहर ड्राइंग रूम में निशा के सास ससुर बैठे हुए टीवी पर सत्संग का कार्यक्रम देख रहे थे। निशा वहां दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई और अपने सास ससुर को नाश्ता देते हुए बोली, पापा जी, मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए। निशा की सास ने निशा से नाश्ता लेते हुए कहा, तुम्हारा नाश्ता कहाँ है निशा? निशा ने नजरें झुकाते हुए कहा, बस मम्मी जी, अभी कर लूंगी, आप लोग कीजिए। निशा के ससुर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं निशा, पहले अपना भी नाश्ता लेकर आओ, साथ में ही नाश्ता करते हैं। रोज रोज तुमको ये बात समझानी पड़ेगी क्या? निशा जी पापा कहकर रसोई में अपना नाश्ता लेकर चली गई और मन में सोचने लगी, कितना प्यार करते हैं मम्मी पापा मुझसे, और नीरज तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, फिर भी मैं क्यों नहीं इन सबको अपना पा रही हूँ। यही सोचते हुए वह अपना नाश्ता लेकर अपने सास ससुर के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। उसकी सास ने उससे बहुत प्यार से पूछा, निशा तुम खुश तो हो बेटा, थोड़ा बोला करो, कितना चुप चुप रहती हो, हंसो बोलो। बेटा, कहीं घूमने का मन हो तो घूम आओ, अपनी किसी सहेली से मिलना हो तो उसके घर हो आओ, अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ, जब से ब्याह कर आई हो 1-2 बार ही घर गई हो अपने, और वह भी तुरंत आ गई। तुम्हारी माँ का भी फोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। 2 दिन के लिए घर हो आओ बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। निशा ने उन दोनों की नाश्ते की प्लेट उठाते हुए कहा, मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो नाश्ते की प्लेट लेते हुए रसोई घर चली गई। निशा की सास पूनम जी ने अपने पति योगेश जी से कहा, पता नहीं है लड़की इतनी गुमसुम क्यों रहती है, सारा दिन घर का कामकाज करती रहती है। जब से शादी होकर आई है मुझे तो एक भी काम करने नहीं देती। तभी योगेश जी बोले, पूनम जी से बोले, बात तो आप सही कह रही हैं, पर अभी यह बताइए कि मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है, दिखाई नहीं दे रही है। पूनम जी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वह मैं नीरज से कहना ही भूल गई, आपकी दवाई तो खत्म हो गई है। योगेश जी थोड़ा गुस्से में, क्या पूनम जी, आपको मेरी दवाई की याद ही नहीं रही? तभी वहां कमरे में निशा आई और अपने सास ससुर को परेशान देखकर उसने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? पूनम जी ने थोड़ा परेशान होते हुए निशा से कहा, बेटा तुम्हारे पापा जी की दवाई खत्म हो गई है और ये कोर्स की दवाई है, इसको लेना बहुत जरूरी है, और नीरज भी ऑफिस चला गया है। निशा ने अपनी सास से कहा, आप परेशान मत होइए, मुझे दवाई का पर्चा दीजिए, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। योगेश जी ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, पर बेटा तुम कैसे जाओगी? अपने पापा की तरफ देखते हुए निशा ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी दवाई लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है कहकर योगेश जी ने निशा को दवाई का पर्चा और पैसे निशा को दे दिए। पर्चा और पैसे लेकर निशा अपने कमरे में गई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपने बाल सही किए और अपना मोबाइल, पर्चा, पैसे लेकर अपनी एक्टिवा की चाबी उठाए और घर से निकल ली। मेडिसिन मार्केट में पहुंचकर निशा केमिस्ट से दवा निकलवा रही थी कि तभी एक लड़का उसी दुकान पर आया और दुकानदार से बोला, प्लीज ये दवा जल्दी निकलवा दीजिए। निशा ने जैसे ही उस आवाज को सुना वह तुरंत उस लड़के की तरफ देखने लगी।
उस लड़के को देखकर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगी। उस लड़के की भी नजर जैसे ही निशा पर पड़ी वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी केमिस्ट ने दोनों की दवाएं लाकर दी। निशा ने जल्दी से दवाएं और पैसे लिए और अपनी एक्टिवा की डिक्की में दवाई रखते हुए अपना हेलमेट लगाने लगी। तभी वह लड़का निशा के पास दौड़कर आया और उससे बोला, निशा मेरी बात तो सुनो। निशा ने गुस्से से एक्टिवा स्टार्ट करी और बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए चली गई। वह लड़का वहीं पर खड़ा हुआ निशा को जाते हुए देखता रहा और उसके मन में बहुत सारे विचारों का आवागमन चलता रहा। निशा बहुत गुस्से में एक्टिवा चला रही थी। उसके मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। वह मन की व्यथा को मन में दबाए हुए घर पहुंच चुकी थी। उसने एक्टिवा खड़ी करी और अपने आप को शांत किया। हेलमेट उतारकर एक्टिवा में रख दिया और दवाई लेकर घर के अंदर चली गई। पापा जी दवाई लीजिए, ये कहते हुए निशा कमरे में आई और पापा को दवाई दे दी। पूनम जी ने से पूछा, बेटा कोई परेशानी तो नहीं हुई? योगेश जी को पानी का गिलास देते हुए निशा ने कहा, नहीं मम्मी जी कोई परेशानी नहीं हुई। मम्मी जी मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहते हुए निशा अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने दरवाजे को बंद किया और बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुंह छिपाते हुए रोने लगी। आज उसके सामने उसका पहला प्यार, उसके दिल की धड़कन गौरव खड़ा था, जिस चेहरे को देखने के लिए वह कितने बहाने बना दिया करती थी, जिससे बातें करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। आज जब वह सामने आया तो वह गुस्से से भर उठी और बिना उसकी बात सुने वापस आ गई। रोते रोते उसे वह दिन भी याद आ गया जब वह उससे पहली बार टकराई थी। कहानी फ्लैशबैक। निशा अपने कॉलेज से साइकिल से घर आ रही थी। दरवाजा बंद होने के कारण उसने बेल बजाने के लिए अपने साइकिल वहीं खड़ी की और बेल बजाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी एक स्कूटी सवार ने आकर उसकी साइकिल गिरा दी। अपनी फेवरेट साइकिल गिरी देखकर निशा का पारा हाई हो गया। वह बेल बजाना छोड़कर उसकी स्कूटी की तरफ बढ़ी। जब तक वह लड़का अपना हेलमेट उतारता तब तक निशा ने उसकी स्कूटी की हवा निकाल दी। निशा की इस हरकत पर गौरव को बहुत गुस्सा आया। उसने निशा से गुस्से में पूछा, ये क्या बदतमीजी करी है आपने? निशा उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मैंने बदतमीजी करी है? क्या आपने बदतमीजी करी है? आपने जानबूझकर मेरी साइकिल गिरा दी। मेरी साइकिल को कोई हाथ भी लगाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और आपने मेरी प्यारी साइकिल को गिरा दिया। गौरव उसकी उंगली को नीचे करते हुए, मैंने जानबूझकर आपकी साइकिल नहीं गिराई, वह बीच रास्ते में आपने खड़ी करी थी तो मैं क्या करता। दोनों की इस लड़ाई को सुनकर आसपास लोग खड़े हो गए, जिसमें निशा के घर वाले भी थे और उसके घर के सामने से भी कुछ लोग निकल आए। निशा के घर के सामने से वर्मा अंकल का बेटा आशीष बाहर आया और बोला, क्या हुआ निशा? निशा ने बहुत प्यार से कहा, देखिए ना भैया, ये लड़का मुझसे फालतू में लड़ाई कर रहा है। एक तो इसने मेरी की गिराई और ऊपर से अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आशीष ने जैसे ही सामने गौरव को देखा उसने कहा, अरे गौरव तुम। गौरव की नजर आशीष पर पड़ी तो उसने कहा, आशीष देखो ना, कितने बदतमीज लड़की है, बीच सड़क पर साइकिल खड़ी करती है और फिर मुझसे बहस करती जा रही है। इसने मेरी स्कूटी की हवा भी निकाल दी है और मुझे अभी कोचिंग जाना है। आशीष ने निशा से कहा, निशा क्या बचपना है ये, और यह मेरा दोस्त गौरव है। चलो कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों लोग लड़ना बंद करो और आशीष तुम्हारी स्कूटी मैं सही करा दूंगा और तुम मेरी गाड़ी लेकर कोचिंग चले जाना और निशा मैं उसकी तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ, चलो अब घर जाओ। अचानक से फोन की घंटी से का ध्यान टूटा और वह वर्तमान में लौट आई। कहानी वर्तमान में। निशा ने फोन उठाते हुए देखा तो नीरज की कॉल थी। निशा ने फोन उठा लिया और हेलो बोला। नीरज ने कहा, क्या बात है?
तुम्हारी आवाज में कुछ उदासी सी छाई है, तुम रो रही हो क्या? निशा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, वह बस ऐसे ही। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, निशा पिछले 8 महीनों से मैं तुम्हें इतना तो जान ही गया हूँ कि तुम्हारी आवाज से अंदाजा लगा लूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है। निशा, नहीं नीरज जी, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपकी बात मान ली। खुश। अब सुनिए, शाम को मेरे एक ऑफिस के सहकर्मी के यहाँ उनके विवाह की पहली वर्षगांठ की पार्टी है, तो उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। निशा ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। रोते रोते और बहुत कुछ सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगा था, तो वह वहीं आंख बंद करके लेटी रही। बंद करने पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था और वह था गौरव का। पहली मुलाकात में कितना झगड़ा किया था उन दोनों ने, पर तब यह नहीं पता था कि वह दोनों कब एक दूसरे की धड़कन बन जाएंगे। ही तो दोपहर हो चुकी थी। सास ससुर को खाना देना था, तो वह अपने मन के विचारों को वहीं विराम दिया और रसोई के लिए प्रस्थान कर दिया। नीरज का ऑफिस। नीरज ने फोन रखते हुए एक गिलास पानी पिया और मन में सोचने लगा कि जब पापा के बीमार होने के कारण उसे उनके दोस्त के बेटे की शादी में जाना पड़ा था, वह बेमन से उस शादी में गया था। वहां उसने पहली बार निशा को देखा था। उसे देखते हुए अपना दिल दिमाग खो बैठा था। निशा के भाई की शादी थी। वह बारात में अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। उसका डांस देखकर नीरज अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसके कहने पर उसके मम्मी पापा ने अपने दोस्त से निशा का हाथ नीरज के लिए मांगा था। निशा नीरज का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था। निशा ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। उसके मम्मी पापा का ध्यान रखना और उसकी भी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, मगर जो खुशी उसके चेहरे पर दिखनी चाहिए थी वो कभी नहीं दिखी। सबके कहने पर वो मुस्कुराती तो रहती थी, पर हमेशा उदास खामोश रहती थी। जिस तरह से लड़कियों को शॉपिंग का, बाहर घूमने का, जेवर का, कपड़ों का शौक होता था, निशा में ऐसा कोई भी शौक नहीं था। नीरज ने बहुत बार कोशिश की थी उससे बात करने की कि उसकी परेशानी क्या है। वो खुश तो है, पर निशा हर बार बस ये कहकर टाल जाती कि मैं बहुत खुश हूँ। नीरज इस बात को समझ रहा था कि निशा के अंदर कोई न कोई दर्द जरूर है, पर वो क्या है यह नहीं जानता। नीरज अभी निशा के विषय में सोच ही रहा था कि उसके चपरासी ने आकर कहा, सर इस फाइल पर साइन कर दीजिए। नीरज अपनी सोच से बाहर आया और उस फाइल को लेकर पढ़ने लगा और फिर उस पर साइन करके उसको चपरासी को दे दिया। और फिर निशा को सोचना छोड़कर अपनी फाइलों में उलझ गया। वही गौरव निशा के यूं जाने के बाद सोचता रहा कि निशा एक बार मेरी बात सुन लेती तो उसको सच का पता चल जाता। वो मुझे कितना गलत समझ रही है, उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। यही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंचा, जहां उसके मकान मालिक बीमार थे। गौरव ने अपने मकान मालिक को दवा दी और अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। ऐसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने निशा का चेहरा आ गया। एक झगड़े के साथ हुई उसकी पहली मुलाकात कब उसकी मोहब्बत बन गई पता ही नहीं चला, पर एक हादसे ने उससे उसकी मोहब्बत, उसका परिवार और उसका सपना सब कुछ छीन लिया। बस अब वो इतना चाहता है कि एक बार निशा उसकी बात सुन ले, उसके अतीत का वह सच सुन ले, ताकि वो उसे बेवफा ना समझे। निशा सारा काम समेटने के बाद कमरे में आई और उसने मन में ये सोचा, क्यों मैं अपने अतीत के कारण क्यों अपना वर्तमान खराब कर रही हूँ। खा दिया है उसके लिए हम क्यों आंसू बहा रहे हैं। एक मेरे पति हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, जिन्होंने आज तक, ये सोचते हुए वह कहीं खो जाती है। कहानी फ्लैशबैक। निशा उस कमरे को निहार रही थी जो फूलों से सजा हुआ था। पूरा पलंग गुलाब और चांदनी के फूलों से सजा हुआ था। बेला की महक से उसे मदहोश कर रही थी। पलंग के बीचों बीच गुलाब से एक दिल बना हुआ था जिसमें निशा और नीरज लिखा हुआ था। नीरज का नाम देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस खास रात को उसने गौरव के साथ मनाने का सपना सजाया था। आज उसके सारे सपने बिखर गए थे। तभी किसी के आने की आहट से उसके दिल की धड़कनें बेलगाम हो गई थी। वो खिड़की के पास खड़ी खुद में ही सिमटी जा रही थी।
नीरज उसके बिल्कुल करीब आकर उसके साथ खड़ा हो गया और उससे बहुत प्यार से कहा, आज एक चांद दूसरे चांद को देखकर कह रहा है कौन ज्यादा खूबसूरत है। निशा की घबराहट बढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। नीरज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पलंग पर बैठा दिया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नीरज ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, और इस चांद से मुखड़े पर उदासी क्यों? निशा ने अपनी नजरें नीची कर रखी थी। नीरज ने निशा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी तरफ देखिए निशा। निशा ने जैसे ही अपनी पलकें ऊपर उठाई, उसकी आंखों से आंसू की एक धारा उसके गालों पर आ गई। नीरज निशा के आंसू पोंछते हुए कहा, आपको घर की याद आ रही है? निशा का कोई जवाब न पाकर नीरज ने कहा, अच्छा सुनिए, आप इतना परेशान मत होइए, आज की रात केवल दो तन का ही नहीं, दो मन का भी मिलन होता है, और जब तक आप नहीं चाहती हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर उससे पहले हम लोग दोस्त तो बन सकते हैं ना निशा? नीरज ने उसकी तरफ एक गुलाब का फूल बढ़ाते हुए कहा, मुझसे दोस्ती करेंगे निशा? ये सुनकर निशा के घबराहट कुछ कम हुई और उसने गुलाब का फूल लेते हुए और पलके झुकाकर हाँ का जवाब दे दिया। नीरज ने अपनी जेब से गिफ्ट निकालते हुए कहा कि यह मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था, पर आज नहीं दूंगा। जब आप हमको एक दोस्त से ज्यादा कुछ समझने लगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहे तो हमसे यह गिफ्ट मांग लीजिएगा। ये कहकर उसने वह गिफ्ट अपनी अलमारी में रख दिया। उसके बाद वह निशा के पास आया और बोला, अब तुम सो जाओ, थक गई होगी। ये कहकर नीरज ने पलंग से अपनी तकिया उठाकर काउच पर सोने चला गया। कहानी वर्तमान में। कहाँ खोई हुई हो निशा? नीरज की आवाज से निशा का ध्यान भंग हुआ और वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ, आप बैठिए। ये कहकर निशा रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निशा एक गिलास पानी लेकर आती है और नीरज को पानी देते हुए कहती है, आपको कितने बजे अपने दोस्त की पार्टी में चलना है? बता दीजिएगा, हम तैयार हो जाएंगे। नीरज ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाते हुए कहा, आपके चेहरे पर उदासी, कोई परेशानी है निशा? क्यों है? अब तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना मैं। अब तो तुम परेशानी मुझे बता सकती हो। तुम खुश तो हो ना यहाँ पर? निशा ने नीरज के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। नीरज ने निशा की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय बना देना, उसके बाद तैयार हो जाना। निशा रसोई में चाय बना रही थी और उसके मन में विचार चल रहे थे, नीरज मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं उन्हें एक पत्नी का हक भी नहीं दे पा रही हूँ। अब मैं सब कुछ भूलकर नीरज को पति होने का हक दूंगी और आज ही उनसे कह दूंगी कि मुझे वह गिफ्ट दे दीजिए जो आप उस विशेष रात के लिए मेरे लिए लाए थे। साथ ही यह भी कह दूंगी कि अब मैं इस रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तभी निशा की सास पूनम रसोई में आई और बोली, बेटा तुम चिंता मत करना, मैं अपना और तुम्हारे पापा का खाना बना लूंगी, तुम बस तैयार होकर नीरज के साथ जाओ। निशा ने चाय छानते हुए कहा, पर माँ मैं खाना बना देती हूँ, आप व्यर्थ में परेशान होगी। पूनम ने अपनी और योगेश जी की चाय उठाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को खिचड़ी खाने का मन है तो वह हम गरम गरम बना देंगे। निशा ने अपनी और नीरज की चाय उठाकर जी माँ कहते हुए कमरे में जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि कितने अच्छे सास ससुर मुझे मिले हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं। वह चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो अब मुझे खुश रहना होगा। ये सोचते हुए वह कमरे में आई और उसने नीरज को चाय देते हुए कहा, आज आप अपनी पसंद की कोई साड़ी निकाल दीजिए, मैं वही पहनूंगी। नीरज को निशा की यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि निशा ने एक कदम तो आगे बढ़ाया। उसने निशा के लिए एक साड़ी निकाल कर दी। थोड़ी देर बाद जब निशा तैयार होकर आई, नीरज उसे एकटक देखने लगा। नेवी ब्लू की साड़ी जिसमें हल्के सुनहरे रंग का पतला सा बॉर्डर था, निशा की गोरे रंग को और भी गोरा बना रहा था। उस पर से निशा के खुले हुए बाल, कानों में छोटे छोटे से झुमके, माथे पर नग की बिंदी, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र निशा की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। शादी के बाद आज निशा पहली बार मन से तैयार हुई थी।
उसने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया था। शायद यही आत्मविश्वास उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। नीरज ने उसे छेड़ते हुए कहा, आज कहाँ बिजलियां गिराने का इरादा है। निशा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसने बहुत प्यार से नीरज का हाथ पकड़ कर कहा, कहीं नहीं, अब आप चलिए। नीरज को आज निशा कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। आज उसके चेहरे पर उदासी कम थी। थोड़ी देर बाद दोनों अपने दोस्त की पार्टी में पहुंचते हैं। नीरज के सभी ऑफिसली दोस्त होते हैं। नीरज अपने सभी दोस्तों से निशा को मिलवाता है। निशा भी सबसे खुशी खुशी हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही होती है। नीरज अपने एक सहकर्मी को निशा से मिलाते हुए कहते हैं, निशा, इनसे मिलो, यह है गौरव। अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा स्वभाव है और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। गौरव को देखते ही निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपने आंसुओं को रोक लेती है। गौरव मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि शायद आज उसे अवसर मिल जाए और वह अपनी बात निशा के सामने रख सके। दूसरी तरफ नीरज भी बहुत खुश था, क्योंकि आज विवाह के इतने दिनों बाद थोड़ी सी खुशी निशा के चेहरे पर नजर आई थी और शायद अब वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गई थी। मगर दूसरी तरफ निशा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ उसका पति नीरज था, जिसने उसे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया और हमेशा उसकी इज्जत की है। उसका हमेशा साथ दिया है, हमेशा ख्याल रखा है। वहीं दूसरी तरफ गौरव है, जिसे निशा ने दिलो जान से चाहा और बदले में क्या दिया, बेवफाई। निशा ऑफिस के महिला सहकर्मियों के साथ बैठी थी, पर उसका सारा ध्यान गौरव पर था। गौरव एक अवसर ढूंढ रहा था कि निशा से सिर्फ एक बार बात हो जाए। नीरज निशा के पास आया और हंसकर अपने ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में बताने लगा और बीच बीच में उसे ये भी पूछता जा रहा था कि तुम बोर तो नहीं हो रही हो। अभी बना नीरज का एक और दोस्त दीपक आया और उससे बोला, यार, भाभी के साथ तो हमेशा ही रहते हो, थोड़ा हम दोस्तों के साथ भी समय बिताओ। माफ कीजिएगा भाभी, आपके पतिदेव को ले जा रहा हूँ। आप वहाँ मेरी वाइफ शिखा खड़ी है, उससे बातें कीजिए, वह नीली साड़ी में। निशा शिखा की तरफ जाने लगी कि तभी एक वेटर उसके पास आया और उससे कहा, मैडम, आपको कोई उधर बुला रहा है। निशा ने आश्चर्य से कहा, मुझे, पर यहाँ मुझे कौन जानता है। वेटर के ये कहने पर, मैडम, मुझसे जो कहा मैंने आपसे बोल दिया, अब आप जाकर पता कर लीजिए कि कौन है। निशा उस ओर जाने लगती है। निशा जैसे ही आगे बढ़ती है, कोई उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। निशा धीरे से पलकें उठाकर देखा तो गौरव था। गौरव एक टक की आंखों में देख रहा था और निशा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। गौरव उसके माथे से बाल पीछे करते हुए कहता है, आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी पहले हुआ करती थी। निशा गुस्साते हुए, यह क्या बदतमीजी, छोड़ो मेरा हाथ। गौरव मुस्कुराते हुए, और ना छोड़ू तो। निशा गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, जब चाहती थी कि पास आओ तब तो बिना बताए कहीं चले गए। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, अब वापस क्यों आए हो मेरी जिंदगी में। गौरव उसके हाथ में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए, मैं ना तुम्हारी जिंदगी खराब करने नहीं आया, बस ये बात बताने आया हूँ कि जिससे तुम मुझे गलत मत समझो, और तुमने तो मुझसे प्यार किया था, मेरा विश्वास नहीं कर पाई, कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं क्यों नहीं आया। कम से कम कुछ तो इंतजार कर लेती, पर नहीं, तुमको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए मेरा इंतजार नहीं कर पाई, तुरंत शादी कर ली। तुमने तो शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, पर मुझे क्या मिला मोहब्बत करके, इस मोहब्बत ने मुझे क्या दिया। मुझसे तो मेरी मोहब्बत, मेरी माँ और मेरा सपना, मेरा घर परिवार सब छिन गया, और फिर भी मैं बेवफा हूँ। उसकी यह बात सुनकर निशा की तरफ देखने लगती है। गौरव उसको इस तरह देखते हुए कहता है, इस तरह मत देखो, वरना शायद, खैर छोड़ो, मैं तुमसे बस एक बार मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आ पाया मैं उस दिन। उसके बाद जो तुम कहोगी वो मंजूर होगा। मैं कल लंच टाइम में तुम्हारा इंतजार करूंगा, वहीं जो कभी हमारी मिलने की फेवरेट जगह हुआ करती थी।
और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर आओगी। ये कहकर गौरव निशा का हाथ छोड़ देता है और चला जाता है। निशा वही खड़ी सुनने जाती है। वो गौरव की बातों को सोचने लगती है कि तभी वहाँ नीरज आता है और उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ खोई है मैडम? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। चलिए, बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खाते हैं। नीरज की बातें सुनकर निशा जैसे होश में आई, उसने कहा, चलिए ठीक है। निशा और नीरज एक टेबल पर बैठकर डिनर करने के लिए बैठे ही थे कि तभी नीरज ने आवाज दी, गौरव तुम भी आओ, सब साथ ही डिनर करते हैं। गौरव भी आकर निशा और नीरज को ज्वाइन कर लेता है। गौरव निशा के ठीक सामने बैठा होता है और नीरज निशा के बगल में। गौरव के सामने बैठे होने के कारण निशा बहुत असहज महसूस कर रही होती है। किसी तरह वह बनावटी मुस्कान लिए डिनर करती है। डिनर करते करते नीरज निशा से कहता है, पता है निशा, गौरव बहुत ही अच्छा लड़का है, पर इसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इससे पहले कि नीरज आगे बताता, गौरव ने कहा, छोड़ो ना नीरज, हंसी खुशी का माहौल है, इस तरह की बातों को छेड़ना उचित नहीं है। हम फिर कभी इस विषय में बात करेंगे। निशा अब कुछ कुछ समझ रही थी और शायद मन में ये सोच रही थी कि उसने शादी करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। अब वो वह सच जानना चाहती थी जो नीरज उसे बताने वाला दिया था। पार्टी खत्म हो चुकी होती है और नीरज और निशा के घर के लिए निकलने लगते हैं। अपने दोस्तों से बाय बोलता है। तभी गौरव मौका देखकर निशा से धीरे से कहता है, मैं कल इंतजार करूंगा, आना जरूर। निशा उसकी इस बात को सुनकर उसको देखने लगती है और फिर नजरें फेरकर नीरज के साथ घर के लिए चली जाती है। अगले दिन गौरव कुड़िया घाट पर बैठा निशा का इंतजार कर रहा था। कुड़िया घाट लखनऊ में गोमती नदी की एक घाट का नाम है। यहाँ पर बहुत शांति रहती है। एक तरफ गोमती नदी अपने निर्मल धारा से बह रही होती है और दूसरी तरफ पेड़ पौधे अपनी हरियाली से मनमोहित करते हैं। पास में ही एक शनिदेव का मंदिर है। जब मन शांत ना हो तो यहाँ पर आकर बहुत शांति मिलती है। गौरव वही घाट की सीढ़ियों के पास बैठे एक एक पत्थर उठाकर नदी में डाल रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था कि तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसको एहसास हो गया था कि निशा आ गई है। उसने पलटकर देखा तो हरे रंग के अम्ब्रेला कट का घेरदार सूट पहनकर निशा खड़ी थी। निशा ने गुस्से से बोला, क्यों बुलाया है, यहाँ क्या बताना चाहते हो? गौरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वही गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर है। तुम यहाँ बैठे तो सही, फिर सब कुछ बताता हूँ। निशा वहीं पास में बैठ गई। उसने गौरव की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी कहो, जो कहना हो, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। गौरव ने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। तुम जानना चाहती थी कि मैं क्यों नहीं आया उस दिन, तो सुनो। गौरव निशा की तरफ देखते हुए बोला, जानती हो मैं बहुत खुश था क्योंकि तुम्हारे पापा हमारे रिश्ते के लिए मान गए थे, पर यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। कहानी फ्लैशबैक। मैं अपनी माँ को लेने गांव चला गया था ताकि उन्हें लेकर सगाई में सही समय पर आ सकूं। मैं और माँ जिस दिन निकलने वाले थे उस दिन हमारे गांव में हमारे माँ की एक खास सहेली जो उनके पड़ोस में रहती थी और मेरे न होने पर उनकी देखभाल करती थी, उनका देहांत हो गया तो मुझे 2 दिन वहाँ माँ के साथ रुकना पड़ा। उसके बाद वो मनहूस घड़ी आई जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। हम और माँ जिस बस से आ रहे थे उस बस का एक ट्रक से लड़कर भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ उस बस एक्सीडेंट में मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। गौरव की यह बात सुनकर निशा की आंखों से आंसू आ रहे थे और वह आंखों में बहते हुए आंसू के साथ गौरव की कहानी को सुनने में लगी थी। और मुझे भी बहुत चोटें आई थी, पैरों की दोनों हड्डियां टूट गई थी। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मेरी हालत बहुत खराब थी। जब मैंने वहां खड़े एक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बस का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उनसे अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उसमें केवल 10 यात्री आपको मिलाकर बचे हैं, सभी की हालत गंभीर है।
मेरी हालत ठीक नहीं थी और मेरा मोबाइल भी उसी हादसे में गुम हो गया था। मुझे तुम्हारा क्या किसी का भी नंबर नहीं याद था कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई खबर कर पाता। 2 महीने तक मैं उसी अस्पताल में भर्ती रहा और अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहा था। ना अपनी माँ के बारे में कुछ पता कर पा रहा था, ना तुम तक अपनी कोई सूचना भिजवा पा रहा था। वैसे भी वहाँ हर व्यक्ति की वही हालत थी जो मेरी थी। लगभग 2 महीने बाद जब मुझे डिस्चार्ज मिला तो मैंने वहाँ पहले अपनी माँ के बारे में पता किया, तो पता चला कि उनका अंतिम संस्कार लावारिसों में हो चुका है। मैं कितना बदनसीब था कि अपनी माँ की चिता को आग तक न दे पाया। किसी तरह मैं अपने घर पहुंचा तो पता चला कि 2 महीने से कोई खबर ना होने के कारण मकान मालिक ने मेरा सामान एक कोने में रखवा दिया था और मुझसे से मेरा घर भी खाली करवा दिया। मकान मालिक ने मुझे मेरे पास आए कुछ पत्र भी दिए। उसमें से एक पत्र मेरा सपना था, एक ऐसी कंपनी में काम करने का जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। उस कंपनी से मेरे लिए जॉब का ऑफर था, पर अब वह भी मेरे हाथ से जा चुका था क्योंकि निर्धारित समय सीमा से 2 महीने ऊपर हो चुके थे। पहले मेरी माँ फिर मेरा सपना, दोनों मुझसे छिन चुका था। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम थी। किसी तरह मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारे पापा ने मुझे देखते ही मेरी बात सुने बिना मुझे बहुत कुछ सुनाया और कहा, चले जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दी है। वहाँ से निकलकर मैं आशीष से मिला तो उसने भी मुझसे बहुत गुस्से से बात की और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? निशा मेरे लिए बहन जैसी थी, क्यों तुमने उसके साथ ऐसा किया? जब मैंने उसे अपनी कहानी बताई तो वह मुझे गले लगाकर रोने लगा और बोला, इतना सब कुछ हो गया और हम सब लोग तुम्हें गलत समझते रहे। निशा तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, पर तुम्हारा न आना न कोई सूचना देना वह इस बात से टूट गई थी। आखिर परिवार वालों के सामने उसे झुकना ही पड़ा और जहां उसके पिताजी चाहते थे वहां उसने विवाह कर लिया। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने वह शहर ही छोड़ दिया जहां मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मैं यहाँ लखनऊ चला आया, बस यह इच्छा थी कि एक बार तुम मिलो तो तुमको सब कुछ बता सकूं। ना समझो। कहानी वर्तमान में। गौरव का सच जानकर निशा फूट फूट कर रोने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। गौरव ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई है और जितना मैं नीरज को जानता हूँ वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। यह अचानक से निशा गौरव के गले लग गई और अपनी रोती सिसकती आवाज में उससे कहा, ये क्या हो गया? क्यों हो गया? नहीं होना चाहिए था ऐसा। ना मैं खुश हूँ ना तुम खुश हो, और वह नीरज जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं उनको भी मैं अभी तक पत्नी होने का हक नहीं दे पाई हूँ। गौरव ने उसके बालों को सोहराते हुए कहा, चुप हो जाओ निशा, संभालो अपने आप को। तुम कहो तो मैं नीरज से एक बार बात करूं। अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो हम फिर से शादी कर सकते हैं। निशा गौरव दूर हटते हुए, पर इसमें तो गौरव निशा के दोनों हाथ पकड़ते हुए, निशा उसके पास सब कुछ है, उसके माँ बाप, घर, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ? अचानक से निशा ने कहा, मुझे बहुत देर हो रही है, अब घर जाना होगा। ये कहकर निशा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। गौरव ने उसको अपनी तरफ मुड़कर कहा, निशा बिना जवाब दिए मत जाओ। निशा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, गौरव क्या जवाब दूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गौरव ने उसका मोबाइल लेकर अपना नंबर सेव कर दिया और एक मिस कॉल से उसका नंबर भी ले लिया। गौरव, ठीक है निशा, तुम घर जाओ, पर इस बारे में सोचना जरूर। ठीक है कहकर निशा घर चली जाती है और गौरव वहीं बैठकर नदी में कंकड़ फेंकने लगता है। पर कोई और भी था जिसने वो सारी बातें सुन ली थी। निशा ने जब से गौरव की सच्चाई सुनी थी उसे अपने आप से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने अपने प्यार पर गौरव पर भरोसा नहीं किया था। क्यों नहीं उसने सोचा कि कुछ गलत भी हो सकता है। उसका सारा ध्यान गौरव की बातों पर था। वैसे वह ससुराल में अपने सारे काम कर रही थी, पर उसका मन गौरव की उस अंतिम बात पर था जो उसने कही थी।
गौरव ने उससे कहा था कि वह नीरज को तलाक देकर उसकी जिंदगी में वापस लौट आए। इसी बात को वह बार बार सोच रही थी। जितनी आसानी से गौरव ने यह बात कह दी थी उतना आसान नहीं था ये सब, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस पर जान छिड़कता हो। इधर नीरज जब से कुड़िया घाट से वापस आया था वह बहुत परेशान था। उसने निशा और गौरव की सारी बातें सुन ली थी। उसके मन में यह बात आई कि अगर वह उस दिन पार्टी में निशा को ढूंढते हुए बाहर नहीं आता तो उसे निशा और गौरव का सच पता ही नहीं चलता। वह तो आज तक ये सोचता रहा कि निशा के दुख का कारण क्या हो सकता है, पर उसे नहीं पता निशा के दुख का कारण इतना बड़ा होगा। इसलिए आज तक निशा के चेहरे पर वो खुशी नहीं आई जिसे देखने के लिए वह तरसता था। नीरज भी निशा से बहुत बहुत प्यार करता था, इसलिए ये सब जानकर उसका दुखी होना संभावित था। जिसको आप जान से ज्यादा चाहते हैं वही आपसे दूर जा रहा हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। फिर आप भले ही उस व्यक्ति से जितना भी प्यार करते हो, अगर उस व्यक्ति के मन में आपके लिए चाहत नहीं तो ऐसे साथ चलने से क्या फायदा। सभी के दिमाग में बहुत कश्मकश चल रही थी। एक तरफ नीरज, एक तरफ निशा और गौरव, जो आज थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपना सारा सच निशा को बता दिया था। पर उसके दिमाग में भी अभी बहुत कुछ था जो अब उसे ठीक करना था। नीरज थके हुए कदमों से घर को आया तो देखा निशा रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। उसका दिलो दिमाग बहुत परेशान था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए निशा से कहा, दे देना। ये कहकर वह माँ के पास बैठकर उनसे उनका हालचाल पूछने लगा। आज वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। जिंदगी ने जैसे एक विराम ले लिया था। निशा नीरज को पानी देते हुए बोली, आप चेंज कर लीजिए, तब तक हम चाय नाश्ता लगाते हैं। नीरज ने पानी का गिलास लेते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, कमरे में जा रहा हूँ, मेरी चाय वही दे जाना। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर नीरज पानी पीते हुए अपने कमरे में चला गया। निशा कमरे में चाय लेकर पहुंची तो देखा नीरज बिस्तर पर आंख बंद करके लेटा हुआ था। निशा ने नीरज को उठाते हुए कहा, उठिए, चाय ले आए हैं आपके लिए। नीरज ने तकिए को एक सहारे रखकर बैठ गया। वह निशा की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। निशा ने नीरज को चाय देते हुए कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नीरज ने कहा, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, कुछ ऑफिस का काम है, पर तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है। निशा ने अपने मन को बहुत समझाया, फिर सोचा नीरज ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है तो इन्हें इस तरह धोखा देना सही नहीं होगा। मुझे इनको अपने मन की बात बता देनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। नीरज ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, खो गई। निशा ने नीरज का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपको जो बताऊंगी उसके बाद शायद आप मुझे माफ न कर पाए, लेकिन मेरे लिए आपको ये सब बताना बहुत जरूरी हो गया है। नीरज ने चाय का कप साइड में रखते हुए निशा का हाथ अपने हाथ दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, बोलो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, बोलो। निशा ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, नीरज, मैं शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, पर मेरे पापा मेरे प्यार को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वह माँ और दादी माँ को बहुत पसंद है। दादी माँ की तो हार्दिक इच्छा थी कि वही मेरे हमसफर बने, पर पापा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी बीच दादी माँ की तबीयत खराब हुई और उन्होंने पापा पर जोर डाला और अपनी इच्छा बताई, लेकिन दादी माँ की इच्छा पूरी होती है इससे पहले दादी माँ स्वर्ग सिधार गई। पापा दादी माँ की इच्छा का मान रखते हुए इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए और उन्होंने गौरव से बात कर सगाई की तारीख फिक्स कर दी। मैं जानती थी पापा खुश नहीं है, पर दादी माँ की बात का मान रखने के लिए वो सगाई के लिए तैयार थे। परंतु कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वह अपनी माँ के साथ सगाई के लिए आ रहे थे तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी माँ खत्म हो गई और वह खुद 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहे। इधर सगाई में ना आने के कारण पापा ने उनको बहुत बुरा भला कहा और मेरे ऊपर भी उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला भड़का दी थी।
उन्होंने क्रोध में माँ से कहा, समझा दीजिएगा अपनी लाडली को। मैं उसकी खुशी और माँ की खुशी के लिए इस रिश्ते से तैयार हो गई थी, परंतु आज जो धोखा हुआ है उसके बाद मैं उसको अपने घर का दामाद कभी नहीं बनाऊंगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरे दोस्त ने इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है और मैं आज ही अभी उस प्रस्ताव के लिए हाँ करता हूँ। हम क्या करते हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उनका कुछ पता भी नहीं था किस भरोसे माँ बाप से विद्रोह करती। और वैसे भी कहते हैं जिस शादी में माता पिता का आशीर्वाद ना हो वह शादी नहीं फलती। और इतना सब कुछ होने के बाद मेरी मर्जी कुछ मायने नहीं रखती थी। मेरा विवाह आपसे हो गया। हर लड़की के लिए मायका बहुत प्रिय होता है, लेकिन आज वही मायका मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ आकर जब मैंने माँ पापा का प्यार पाया और आपसे इतना आदर सम्मान पाया तो मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस नई जिंदगी में अच्छे से शुभारंभ करूंगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। हम अपने इस घर गृहस्थी में जाने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि मैं उदास थी और माँ हमेशा मुझसे यही पूछती कि बेटी क्यों उदास हो, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पिछले दिनों हमने सब कुछ भूलकर आपके साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर फिर से मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। जिसको मैं अब तक बेवफा समझती रही उसके साथ क्या गुजरी। जब ये पता चला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। उस दिन माँ पापा की दवाई लेने जब हम मेडिकल स्टोर गए थे, वहाँ मुझको गौरव दिखे। उस दिन मुझे उनको देखकर इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया कि अभी इनसे पूछे कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैंने सोच लिया था कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन कहते हैं ना अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। आपके दोस्त की पार्टी में गई तो वहाँ गौरव से मुलाकात दोबारा हो गई। पता चला कि वह आप ही के ऑफिस में काम करता है और आप ही का दोस्त है। गौरव ने मुझसे उसी पार्टी में कहा कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो चाहोगे वह होगा। मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार सच जानना भी आवश्यक है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो गौरव उस दिन नहीं आया। गौरव का सच जब मेरे सामने आया तो पता चला उसने अपनी माँ, अपना परिवार, अपना सपना सब कुछ खो दिया था। सब कुछ खोने के बाद जब वो मेरे घर गया होगा तो उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है मेरे पापा ने, और बिना उसकी बात सुने से बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया। उसने वह शहर छोड़ दिया और यहाँ आ गया। अब बस वो एक बार मुझसे मिलकर अपनी सच्चाई बताना चाहता था कि वो उस दिन क्यों नहीं आ पाया। कल मैं उससे मिलने कुड़िया घाट गई थी, जहाँ उसकी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। नीरज को ये सच बताते बताते निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नीरज के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, यही वो सच है जब मैं आपको बहुत दिन से बताना चाहती थी, पर आज जब से उससे मिलकर आई हो तब से ही हम बहुत परेशान हैं। आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा पति होने से पहले तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। नीरज ने निशा की आंखों से अश्रु पोंछते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? उसके पास वापस जाना चाहती हो? अगर हाँ तो मेरी तरफ से तुम आजाद हो। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि तुम उससे दोबारा शादी कर सको। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिस भी रिश्ते में रहो दिल से रहो, और अब यह फैसला तुम्हारा है और तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। नीरज ने निशा से इतनी आसानी से सब कुछ कह दिया था, पर शायद वो अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था, क्योंकि निशा वह पहली लड़की थी जिसे उसने दिल से प्यार किया था। निशा ने अपने आंसू पोंछते हुए नीरज से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यहाँ आप और मम्मी पापा। नीरज ने निशा की बात काटते हुए कहा, जब कुछ समझ ना आए तो फैसला भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और हाँ जो भी फैसला करना दिमाग से नहीं दिल से करना। जिस फैसले में तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ दे वही काम करना, क्योंकि इस फैसले से 3 जिंदगियां जुड़ी है, मेरी, तुम्हारी और गौरव की। निशा जी का जवाब देकर चाय का कप उठाते हुए चली जाती है। निशा के जाने के बाद नीरज वही बिस्तर पर लेट जाता है और छत पर लगे पंखे को एकटक देखते हुए भाव विहीन होकर मन में चल रहे विचारों की कश्मकश में उलझा होता है।
निशा अपने सास ससुर के कमरे में आती है और उन्हें दवाई देने लगती है कि तभी उसको कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। विवाह संस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहते हैं जब दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे होते हैं तो उनके अंदर साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास हो जाता है। स्त्री के मांग में जब पुरुष अपने नाम का सिंदूर भर देता है तो वह अनमोल हो जाता है। विवाहित स्त्री चाहकर भी उस सिंदूर और उस मंगलसूत्र को अपने से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर का फैसला होता है। इसलिए इस रिश्ते का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए और इसको पूरे दिल से निभाना चाहिए। उसके साथ ससुर सत्संग सुन रहे होते हैं। निशा ये बात सुनकर एक सोच में पड़ जाती है और वो वहां से रसोई में चली जाती है। निशा रसोई में दाल चढ़ा रही होती है कि गौरव का फोन आ जाता है। निशा फोन उठाती है। हेलो, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं। परेशान तो नहीं हो? नहीं, जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा। निशा कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचने लगती है। कोई जवाब न पाकर गौरव, क्या बात है निशा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो कुछ अभी सोचा नहीं है। तो सोचो ना, कितना समय लोगी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मेरे पास आ जाओ। तुम आज ही नीरज से बात करके तलाक के लिए अप्लाई कर दो, ताकि हम दोनों शादी करके खुश रह सके। ठीक है, बताती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। देखो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, सिर्फ 2 दिन, बस 2 दिन। उसके बाद मेरी होगी कानूनी कार्रवाई अपनी जगह चलती रहेगी। फिलहाल तुम नीरज का घर छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। निशा फोन रख देती है और वापस से खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सासू माँ रसोई में आती है। बेटा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रही हो? देखो बेटा, मेरी कोई भी बेटी नहीं थी, इसलिए अब तुम ही मेरी बेटी हो। सास ना समझकर माँ समझकर बात कर सकती हो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई समस्या हो, हमसे कह सकती हो। या कभी नीरज ने तुम्हें परेशान किया हो, तुम्हें कोई दुख दिया हो तो हमें बता सकती हो। निशा, नहीं माँ, हम ठीक हैं, आप परेशान ना होइए, वह कुछ सर में दर्द हो रहा था इसलिए। पूनम बेटा, गर्मी बहुत हो रही है, हो सकता हो इसीलिए दर्द हो रहा हो। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, रोटियां मैं बना दूंगी। निशा, नहीं माँ, हम कर लेंगे, मैं ठीक हूँ। पूनम, ठीक है बेटा। ये कहकर पूनम जी चली जाती है और निशा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसके सास ससुर उसके अपने माँ बाप से ज्यादा उसको प्यार दे रहे हैं। खाना बनाने के बाद उसके सर में यही सब सोचते सोचते बहुत दर्द होने लगता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। तो वह कमरे में जाती है, जहां वह देखती है कि नीरज बालकनी में बैठा कुछ काम कर रहा था। निशा चुपचाप बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी नीरज कमरे में आता है तो देखता है कि निशा सो रही है और सोते सोते नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है वो और बुरी तरह से कांप रही होती है। नीरज निशा के सर पर हाथ रख कर देखता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। नीरज पहले थर्मामीटर निकालकर बुखार नापता है तो निशा को 104 बुखार होता है। इस तरह बुखार में निशा को देखकर नीरज तड़प जाता है और तुरंत मां को आवाज देता है और एक कटोरे में पानी लाकर निशा के माथे पर पट्टियां रखने लगता है। पूनम जी कमरे में आती है और निशा की हालत देखकर वह तुरंत डॉक्टर को फोन करती हैं। नीरज के पापा डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर निशा को इंजेक्शन देते हैं और नीरज से कहते हैं, आप परेशान मत होइए, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। पूरी रात नीरज निशा के सर पर पट्टियां बदलता है, कभी उसका सिर सहलाता है, कभी उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है। बीच बीच में पूनम जी भी आकर निशा को देख जाती हैं। सुबह लगभग 5 बजे निशा की आंख खुलती है तो वह देखती है नीरज वही कुर्सी पर बैठा हुआ पलंग पर सर रखकर सो रहा होता है और उसने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद सोचने समझने की स्थिति में नहीं होती है। पिछले 2 दिनों से जो भी हो रहा होता है उसके कारण वह मानसिक तनाव में होती है। वह लेटे लेटे यही सोचती है, हे भोलेनाथ, तुमने मुझे किस कश्मकश में फंसा दिया है।
मैं कौन सा फैसला लूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा प्यार है और एक तरफ मेरा पति। भोलेनाथ मेरी मदद करो। नीरज की आंख खुलती है तो वह निशा से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? निशा हाँ का जवाब देती है। नीरज उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नीरज और उसके मम्मी पापा निशा का बहुत ध्यान रखते हैं। उसका बुखार उतर जाता है। नीरज उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम परेशान हो तो तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ पिछले 2 दिनों से तुम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रही हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ तुम गौरव के पास चली जाओ। यहाँ पर सब मैं संभाल लूंगा। नीरज निशा का हाथ पकड़कर नम आंखों से कहता है, तुम तैयार हो जाओ, हम लोगों को कहीं निकलना है। निशा कहती है, पर कहाँ निकलता है? नीरज चलो तो फिर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद नीरज निशा को लेकर गौरव के घर आता है। निशा ये देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वह निशा और गौरव दोनों से कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बन गए कि तुम लोग अलग हो गए और मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फिर से एक साथ हो जाओ। निशा तुम यहीं रहो, मैं बहुत जल्दी सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर दूंगा। ये कहकर वह बिना दोनों की बात सुने हुए चला गया। नीरज ने ये काम इतनी आसानी से कर दिया, पर उसका दिल कहीं ना कहीं टूट गया था। वह मन ही मन बहुत रो रहा था। वह इतना परेशान था कि उसने अपने आप को पहली बार शराब के नशे में डुबो लिया था। देर रात वह अपने घर आया तो उसके पापा ने दरवाजा खोला और उसको यूं नशे में देख उन्होंने पूछा, नीरज तुमने शराब पी है? नीरज ने पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, पापा आज ऑफिस में पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, प्लीज आप माँ को कुछ मत बताइएगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने मेज पर रखी हुई निशा की फोटो उठाई और उसको देखकर रोते हुए कहने लगा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे निशा, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं थी, फिर भी तुम इस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें गौरव के पास भेज दिया। पर मैं क्या करूँ, कैसे संभालूं अपने आप को? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आज पहली बार मैंने शराब पी। आज पहली बार मैंने पापा से झूठ बोला। अगर बहुत प्यार करते हैं तो फिर क्यों छोड़ा है अपनी पत्नी को किसी दूसरे के पास? अचानक से उसके कानों में निशा की आवाज गूंजी तो उसने पलट कर देखा। निशा लाल साड़ी पहने हुए, मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदिया, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां पहने हुए उसके सामने खड़ी थी। नीरज उसकी फोटो को देखते हुए बोला, देखो निशा, मुझे तुम्हारा इतना नशा हो गया है कि मुझे तुम नजर आ रही हो, जबकि तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं, तुम तो गौरव के पास। ये कहकर वह पलंग पर लेट गया और निशा की फोटो को अपने सीने से लगा ली। निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने नीरज के जूते उतारे, फोटो को उठाकर मेज में रखा और उसे चादर उड़ा दी और खुद उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई और उसको देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भर जाता है तो सिर्फ उससे उसका रिश्ता जुड़ जाता है। उसके सारे पुराने रिश्ते उसका सिर्फ अतीत बनकर रह जाते हैं। गौरव मेरे लिए सिर्फ मेरा अतीत है और कुछ नहीं। जानती हूँ कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ और मैं प्रार्थना करूँगी कि उसको बहुत जल्द अच्छी लड़की मिल जाए, पर मेरे लिए मेरा सब कुछ आप हैं और आपने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इसके बाद तो मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। निशा यही सब सोचते सोचते सो गई। सुबह जब नीरज की आंख खुली तो उसने देखा निशा उसका हाथ पकड़े बैठे बैठे सो गई थी। उसको सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह निशा है या कोई ख्वाब देख रहा है। उसने धीरे से आवाज दी, निशा। नीरज की आवाज सुनकर निशा की आंख खुली तो उसने नीरज को देखा जो उसे ही देख रहा था। निशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने हमारी सुहागरात वाले दिन कहा था जब मैं आपको दोस्त से
ज्यादा कुछ समझने लगूं तो अपना हाथ बढ़ा दूं। आज मैं आपसे कह दूं, मैं आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती हूँ और आपसे ये कहती हूँ कि मैं आपसे और सिर्फ आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गौरव सिर्फ मेरा अतीत है और आप मेरा वर्तमान। माना कि कुछ समय के लिए मेरा दिल भटक गया था और मैं इस कश्मकश में थी कि मैं क्या करूं, पर अब सब स्पष्ट हो गया है। आप मुझे माफ कर दीजिए और आप कभी भी अपनी जिंदगी से दूर मत करिएगा। निशा की यह बात सुनकर नीरज को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हें किस तरह से अपने से दूर किया था। नीरज और निशा दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। कश्मकश सारी उलझन दूर हो जाती है। दोनों की आंखों में नमी के साथ साथ मुस्कुराहट ही होती है। दोपहर ऑफिस में गौरव नीरज के पास आता है और कहता है, नीरज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नीरज और गौरव दोनों कैंटीन की ओर चले जाते हैं। गौरव नीरज का हाथ पकड़कर, मुझे माफ कर दो नीरज, लेकिन मैंने जो भी किया वह करना बहुत जरूरी था, क्योंकि निशा इस कश्मकश में थी कि वह किस राह पर चले और मुझे उस पर गर्व है कि उसने अपने पति को, अपने वर्तमान को चुना। मैं सिर्फ उसे इतना बताना चाहता था कि मैं बेवफा नहीं था। परिस्थितियों ने उसे मुझसे अलग कर दिया था। मैंने ही उसको इस बात के लिए मजबूर किया था। मेरे पास वह आए ताकि अगर उसके मन में मेरे लिए कोई भी भावनाएं हो तो वह खत्म हो जाए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक औरत की मांग में जब सिंदूर पड़ जाता है तो फिर उसका सब कुछ उसका पति हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम निशा को बहुत खुश रखोगे और उसे उसकी हिस्से की खुशियाँ मिलनी भी चाहिए। तुमको पता है, जब तुम निशा को यहाँ छोड़कर गए थे तो निशा ने मुझसे क्या कहा? निशा ने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो गौरव, मेरे लिए मेरे पति नीरज ही अब सब कुछ है। मैं तुम्हारे पास अब नहीं आ सकती। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हमेशा रहोगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई दूसरी निशा मिल जाए। मुझे जाने दो, मैंने उनके आंखों में अपने जाने का दर्द देखा है। वह मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। और यह कहकर निशा चली गई। अब मैं तुमको और निशा को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि मेरे लिए भी एक निशा ढूंढो, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। मुझे भी अब परिवार चाहिए ताकि मैं घर जाऊं तो कोई मेरा भी इंतजार करे। गौरव का हाथ पकड़कर नीरज कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी निशा जरूर ढूंढेगा और तुम हमेशा दोस्त रहेंगे। और हाँ, निशा भी हमेशा तुम्हारी एक अच्छी दोस्त रहेगी। जहाँ आज नीरज बहुत खुश था क्योंकि उसे उसका प्यार, उसकी पत्नी मिल गई थी, वही गौरव को भी इस बात की संतुष्टि थी कि उसने सही फैसला किया। और निशा, वह तो आज बहुत बहुत खुश थी क्योंकि इतनी बड़ी कश्मकश से निकलने के बाद उसने अपने नए रिश्ते को दिल से अपना लिया था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।